हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हमारी, ये वीडियो पार्ट नंबर 3 वीडियो है, चैप्टर नंबर 16 ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जीएसटी की जो सीरीज चल रही है हमारी उसकी, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, तो जो हमारी जीएसटी के अंदर हम जब एनरोल होते हैं तो 3 अकाउंट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में इस प्रीवियस वीडियो में। अब हम करेंगे इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में, सेक्शन 49 सब सेक्शन 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वीडियो आगे करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिफ्लेक्ट्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या होता है, जो भी सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, यानी आपने जो अपने मान लो बिजनेस है उसके अंदर जो भी इनपुट लेके आए आप, यानी रॉ मटेरियल लेके आए, इनपुट लेके आए, उसके ऊपर आपने जो टैक्स पे किया था वो आपने यहाँ सेल्फ असेस करके रख लिया कि मैंने इतना टैक्स पे किया था जब मैं इनपुट लेके आई थी। ठीक है, और मंथली रिटर्न्स में आप लिख लोगे। अब इस इनपुट टैक्स क्रेडिट में से, यानी सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट में से आप सिर्फ टैक्स की पेमेंट कर सकते हो, यानी आउटपुट टैक्स जो भी पे करोगे उसकी पेमेंट कर सकते हो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट में, और कोई पेमेंट नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पढ़ा था कि हम उसमें पैसे जमा कराते थे, उसमें जो कैश अवेलेबल मतलब हमारे वॉलेट के अंदर होता था उससे हम सारी पेमेंट कर सकते थे जीएसटी के अंदर, लाइक टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर कोई भी जो अमाउंट पेबल करना है वो। ठीक है, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है मंथली रिटर्न के अंदर। ठीक है, जो भी हमने इनपुट टैक्स भरा है वो सेल्फ असेस्ड हम लिख के रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, और हम इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ आउटपुट टैक्स के को पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि इससे सिर्फ हम टैक्स ही पेमेंट कर सकते हैं, इससे हम कोई और पेमेंट नहीं कर सकते, लाइक पेनल्टी, फीस। ठीक है, ये पेमेंट, इंटरेस्ट, इनकी पेमेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ टैक्स ही पेमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। द क्रेडिट in this ledger can be used for making payment of tax only, है ना, and it cannot be used for making payment of other amount such as interest, penalty, fees etc. ठीक है, ये चीज़ की पेमेंट नहीं कर सकते आप इससे, सिर्फ आप क्या करते हैं, टैक्स की पेमेंट करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शेल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म GST PMT 02 फॉर ईच रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द CGST एक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो मेंटेन किया आता है GST PMT 02 फॉर्म के अंदर हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए जो है एलिजिबल हो CGST एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, प्रोविजंस रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर्स आर गिवन एज बिलो। देखो कौन कौन से प्रोविजन रहेंगे, वही डेबिट एंड क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर, और प्रोसीजर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, फर्स्ट डेबिट क्रेडिट क्या होगा, फिर जो यूटिलाइजेशन जो होगा उस जो पड़ा है जो भी क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट, उससे यूटिलाइजेशन कैसे होगा और प्रोसीजर क्या रहेगी उस यूटिलाइजेशन की। ठीक है, फर्स्ट है डेबिट। Debit and credit in electronic credit ledger. Following are the debit and credit in electronic cash ledger. Credit ledger. Credit. The input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger. यानी कि जो उसने इनपुट टैक्स पे किया था वो इसके अंदर क्रेडिट होगा। ठीक है, डेबिट। द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 49। यानी कि जो भी आप टैक्स आगे आउटपुट टैक्स पे करोगे, पेमेंट करोगे जो भी टैक्स की, वो डेबिट होगी। ठीक है,
आगे है डेबिट फर्दर वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, the amount to be extent of the claim shall be debited in the said ledger। यानी कि जहाँ पर एक रजिस्टर्ड पर्सन कोई क्लेम करता है कि भाई जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का उसके रिफंड को क्लेम करता है तो वो डेबिट में हो जाएगा और क्रेडिट होगा। बट इफ़ द रिफंड सो फाइल इज रिजेक्टेड, अगर जो आपने रिफंड मांगा था वो रिजेक्ट हो जाता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर डेबिट व्हेन एनी लायबिलिटी इज डिस्चार्ज, जब कोई भी लाइबिलिटी यानी कि लगा लो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी पड़ी थी और जो टैक्स लाइबिलिटी को आपने पे कर दिया उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करके, तो जो टाइप की लाइबिलिटी से आप डिस्चार्ज जाओगे वो डेबिट हो जाएगी। और क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, और जो भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट से अगर आपने कोई रिफंड लिया है, रिफंड क्लेम किया है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड, यानी कि जब आप सेल्फ असेस्ड कर रहे हो यानी कि आपने खुद ने इनपुट जो लेके आए हो, रॉ मटेरियल लेके आए हो और उसमें इनपुट टैक्स पे किया था तो वो हो गया हमारा क्रेडिट होएगा इसके अंदर। और जो रिफंड ऑफ फाइल रिजेक्ट, जो रिफंड आपने फाइल किया था वो रिजेक्ट हो गया तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैसे आप उस अमाउंट का यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो अमाउंट पड़ा है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे। तो देखो सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 के अंदर है ये। द अमाउंट पे अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर may be used for making any payment towards output tax under CGST Act or under the IGST Act in such manner and subject to such condition and within such time as may be prescribed। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी अमाउंट पड़ा है उसको आप सिर्फ जो आउटपुट टैक्स है सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो आउटपुट टैक्स है उसको पेमेंट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सेक्शन 49 सबसेक्शन 3 मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड आउटपुट टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, एसजीएसटी नहीं आएगा यहाँ पे, सीजीएसटी और आईजीएसटी आएगा सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए प्रोसीजर देखिए क्या रहेगा। प्रोसीजर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट available in the electronic credit ledger, procedure for utilization of amount available in electronic credit ledger describe sequence and restriction for utilization of input tax credit which is explained as below। यानी restriction क्या रहेगी और किस sequence में आप इसको use कर सकते हो, sequence for utilization of ITC और restriction for utilization। तो सबसे पहले हम sequence पढ़ेंगे। देखो अगर हमारे पास, देखो बताती हूँ आपको एक मिनट, ये देखो अगर हमारे पास जो आईटीसी पड़ा है वो आईजीएसटी का पड़ा है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी पड़ा है यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो हमने इनपुट टैक्स भरा था वो आईजीएसटी का पड़ा है। तो सबसे पहले उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले हम उस आईजीएसटी में से सिर्फ आईजीएसटी की पेमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी और भी अमाउंट बचता है तो फिर हम सीजीएसटी की पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद। सबसे पहले होगी आईजीएसटी की पेमेंट, फिर सीजीएसटी की, फिर एससीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की। ठीक है, और अगर हमारे पास आईटीसी जो पड़ा है वो सीजीएसटी के नेचर का पड़ा है तो सबसे पहले उसमें सीजीएसटी को हम पे करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स में जो सीजीएसटी की पेमेंट होगी उसको पे करेंगे और फिर आईजीएसटी की पेमेंट करेंगे। एसजीएसटी की नहीं कर सकते आप, ये रेस्ट्रिक्शन हो गई कि आप सीजीएसटी अगर आपके पास पड़ा है तो उसमें से एसजीएसटी की पेमेंट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो फर्स्ट पेमेंट सीजीएसटी की फिर आईजीएसटी की। और अगर आपके पास एसजीएसटी पड़ा है सबसे पहले उसमें एसजीएसटी की पेमेंट करोगे और फिर आईजीएसटी की पेमेंट करोगे। ठीक है, ये देखो फर्स्ट और ये सेकंड, और इसमें से ये रेस्ट्रिक्शन हो गई कि आप एसजीएसटी में से सीजीएसटी की पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन हो गई। अगर आपको यूटीजीएसटी पड़ा है तो आप सबसे पहले उसमें से फर्स्ट जो पे करोगे वो यूटीजीएसटी पे करोगे और उसके बाद फिर आईजीएसटी पे कर सकते हो। इसमें ये जो रेस्ट्रिक्शन हो गई वो ये हो गई कि आप इसमें से यूटीजीएसटी में से ना तो सीजीएसटी पे कर सकते और ना एसजीएसटी पे कर सकते। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन हो गई आपकी। ये देख लो यहाँ पे मैं रेस्ट्रिक्शन पढ़ा देती हूँ आपको।
ये तो वही है जो मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है। अब रेस्ट्रिक्शन देख लो। रेस्ट्रिक्शंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सीजीएसटी और रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एसटीजीएसटी और यूटीजीएसटी। यानी कि देखिए ये बोलता है कि अगर सीजीएसटी है तो आप उसको एसजीएसटी के लिए और यूटीजीएसटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और एसजीएसटी है आपके पास तो उसको आप सीजीएसटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते और यूटीजीएसटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ एसटीजीएसटी और यूटीजीएसटी। और ऐसे ही जो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को आप सीजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आईजीएसटी के लिए तो कर सकते हैं, सभी को यूज़ कर सकते हैं आप आईजीएसटी पेमेंट के लिए, बट एसजीएसटी को आप सीजीएसटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सीजीएसटी को आप एसजीएसटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और यूटीजीएसटी को आप एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, the taxpayer can utilize the credit of CGST or UTGST only after utilizing the credit of IGST available। देखो CGST और UTGST को आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप उसमें से IGST अवेलेबल करवा लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में, जिसके अंदर हमने जो उसके प्रोविजंस पढ़े कि इसमें डेबिट क्रेडिट में क्या आता है, यूटिलाइजेशन क्या कैसे कर सकते हो इस अमाउंट की आप, और क्या सीक्वेंस रहेगी इस अमाउंट को यूटिलाइज करने के लिए, और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस रहेगी इस अमाउंट को यूटिलाइज करने में, वो भी हमने पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की जो वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के रिगार्डिंग वो आपको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक दो हमने पढ़ा, दोनों में डिफरेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक बीच के वर्ड देखो कैश और क्रेडिट, एक मिनट देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखो दोनों तो ई लेजर हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, ई लेजर। ठीक है, बीच का वर्ड देखो कैश और क्रेडिट। इसमें कैश यानी कि जो आप इसके अंदर सबमिट कराओगे, यानी कि एक तरह से पेटीएम का वॉलेट है, वॉलेट के अंदर आप कैश सबमिट कराएंगे और उस कैश में से जो भी जीएसटी के अंदर पेमेंट होती है, यानी कि टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फीस की और अदर पेबल जो भी है उनकी पेमेंट होती है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, क्रेडिट से क्या मतलब होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिगार्डिंग, आईटीसी के रिगार्डिंग, यानी कि जो भी मंथली आईटीसी है वो इसमें सेल्फ असेस किया जाता है और उसका यूज़ किसके लिए आता है, सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, यानी आउटपुट टैक्स में से आप पे कर सकते हो, और किस सीक्वेंस में पे करोगे आप और क्या उसमें रेस्ट्रिक्शन रहेगी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपकी वो आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।